हमें जवाब मिल गया। प्रश्न वही पुराना, जंगल का राजा कौन, हाथी या शेर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो वहीं से शुरू करते हैं जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आपके कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज़, उन सब के आधार पे मैं इस मत पे पहुंचा हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। वट दादा का, वट वृक्ष का, जिसके नीचे श्रीनिधि सिद्धांतालंका जी ने मचान बनाई थी और बाद में बाघ से उनका सामना हो गया था, वो वाला वीडियो जिसका लिंक यहाँ पे है। जिन्होंने नहीं देखा है वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी इस वीडियो से आगे की है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये कहानी जो है इस वीडियो से आगे की है, तो श्रीनिधि सिद्धांतालंका जी की किताब से। बाघ भी है इसमें, हाथी भी है, हाथी का बच्चा भी है, करुणा और ममता से भरी हुई है और आपके मन को द्रवित कर देगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। वट दादा की सुध ना ली जा सकी क्योंकि मैं भी बिजी हो गया। उनके साथ मेरा ये एक ही दिन का परिचय था। इतने में ही उनके प्रति इतनी श्रद्धा हो गई थी कि मेरी आंतरिक अभिलाषा थी कि उनसे संबंध और बढ़ाऊं, जाके फिर मिलूं उनसे। मुझे ये विश्वास हो गया था कि वट दादा एक सजीव प्राणी है और मेरी बातों को, मेरे विचारों को भली भांति समझते हैं और पसंद भी करते हैं, और मुझसे मिलने में उन्हें भी उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छा मुझे लगता है। पूरे 1 वर्ष बाद जब मैं वट दादा के पास पहुंचा तो उनकी एक डाल को, टहनी को हाथ लगाकर बड़े प्यार से पूछा, कहो वट दादा कैसे हो आप? उन्होंने भी अपनी कोई पत्तियों को हिलाकर मानो जवाब दिया कि हाँ, बहुत अच्छे। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे अन्य साथी भी थे। 10-15 दिन का प्रोग्राम तय करके आए थे कार्यक्रम कि वहीं रहेंगे और कण्वाश्रम की यात्रा करेंगे। वसंत ऋतु की समाप्ति और गर्मी का प्रारंभ होने के कारण वट दादा ने भी नए वस्त्र धारण कर लिए थे। उनके प्रथम पुण्य दर्शन से तृप्त होकर मेरे साथियों ने भी उनका कुशल क्षेम पूछा था। वट वृक्ष की लटकी हुई दाढ़ियों पर हाथ फेरते हुए श्याम ने भी कहा, कहो दादा, वर्षा और शीतकाल कैसे बीते महातपस्वी? तपस्या में कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई बाधा तो नहीं आई? बिहारी ने पूछा था, हे वट दादा, किसी उन्मत्त हाथी ने अपनी भूख मिटाने की इच्छा से तुम्हारे तनों को रगड़ा तो नहीं, पर तुम्हें कष्ट तो नहीं पहुंचाया? बाद में वट दादा की अनुमति से हमने उस पेड़ पर एक सुंदर मचान भी बनाई थी और इस बार ये ध्यान रखा था कि मचान 15 फुट पे ना होकर 30 फुट के ऊपर हो और कुछ बड़ी भी हो, क्योंकि हम लोग साथी थे कई। तो ये मचान ना केवल बड़ी थी बल्कि इसमें एक विशेषता ये भी थी कि इसमें धरातल से 5 फुट ऊंची एक डाल पर एक चिकनी घिर्री भी लगाई थी, ताकि किसी संकट काल में किसी साथी को तुरंत ऊपर खींच लिया जाए। उसके लिए एक सुदृढ़ रस्सी में लटकाकर एक बड़ा टोकरा भी नीचे छोड़ दिया गया था और कई साथियों को उसमें बैठाकर ऊपर खींचने का अभ्यास भी कर लिया गया था। प्रारंभ में तो ये बड़ी उपहासजनक, हंसने वाली बात लगी थी, मगर बाद में जाकर इससे इतना बड़ा उपकार हो गया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मगर तो भी यहाँ पर ये लिखते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि जिस दादा के प्रति हमारा इतना स्नेह और अनुराग था, उन्हीं वट दादा को हमारे ही कारण एक दिन उन्हें ऐसे ऐसे कष्ट और यातनाएं उठानी पड़ी कि उनका शत्रु भी उनको नहीं पहुंचाता। मगर उनसे कुछ छिपा नहीं था, वो अच्छी तरह जानते थे कि घटनाओं पर हमारा कोई बस नहीं था। जो भी हुआ अनजाने में हुआ और उन घटनाओं को हटा पाना हमारे बस में नहीं था। उस पहली रात तो आराम से ही बीती। ना शेर की दहाड़ सुनी गई, ना कोई अन्य हलचल, हिरणों, नीलगायों की भागदौड़ या कहीं दूर कहीं काकड़ की आवाज़। इसके अलावा तो रात काफ़ी आराम से ही बीती। इस बार 10-12 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए थे। कण्वाश्रम की यात्रा का चाव मन में था। महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो ग्रंथ है जिसमें कण्वाश्रम का जिक्र है, श्रीनिधि सिद्धांतालंका जी ने कण्वाश्रम की एक्चुअल में खोज की कहाँ पे वो स्थान है, और इसके लिए उन्होंने 3-4 बार मालिनी के वनों की यात्राएं की और अंत में प्रमाणों के आधार पर ये सिद्ध किया कि कण्वाश्रम जो है, जिस जगह पे श्रीनिधि बाबू ने बताया था उसी जगह पे है। बाद में इसको मान्यता भी प्राप्त हो गई। ये बाद की बातें हैं। अभी ये कण्वाश्रम की यात्रा के चाव में वहाँ पे पहुँचे थे। आज कण्वाश्रम की यात्रा का दिन था। उसके बारे में पढ़ा और सुना तो बहुत था, मगर देखा नहीं था। हमें बताया गया था कि लाल ढांग से रसावन नदी के किनारे किनारे होते हुए, भृगु खाल होते हुए मालिनी नदी के उद्भव स्थान पर पहुंचना पड़ता है और वहां से लगभग 10 मील नीचे उतरने के बाद
चौकी घाटा नामक जो छोटा सा पड़ाव पड़ता है वही किसी समय कण्वाश्रम था, परंतु खैरवन से जो हरिद्वार से लगभग 10 मील दूर है, वहाँ से लालढांग होता हुआ एक दूसरा रास्ता भी कण्वाश्रम तक गया है। मगर ये दूसरा रास्ता पहले की अपेक्षा ज़्यादा सीधा और छोटा परंतु दुर्गम है और जंगली जीव जंतुओं से भरा हुआ है, तो हमने ये दूसरा रास्ता ही ले लिया। कुछ लोगों का मत है राजा दुष्यंत भी अपनी शिकार यात्रा के दौरान इसी मार्ग से गए होंगे और महाकवि जो कालिदास हैं उन्होंने भी 3-4 बार कण्वाश्रम की जो यात्रा की और उन्हें ये स्थान इतना पसंद आया कि बार बार यहाँ पे आए। वो राजकवि थे तो उनकी यात्राओं का प्रबंध तो राज्य के द्वारा किया गया होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने से पहले महाकवि कालिदास ने भी इस स्थान की 2-3 बार यात्रा की थी। चौकी घाट पहुँचते हुए शाम हो गई थी तो वहीं एक वृक्ष के नीचे रात बिताई। सुबह उठकर मालिनी नदी की दोनों धाराओं का जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ उस स्थान को देखने गए। स्थान बहुत ही साधारण, छोटा और सुंदर है। वहीं स्नान भोजन किया, 3-4 घंटे तक इधर उधर मालिनी नदी के आसपास की वन भूमियों का भ्रमण किया और फिर रात को आकर वृक्ष के नीचे ही रात बिताई। अगले दिन बड़े सवेरे ही मालिनी नदी पर स्नान करने गए। कालिदास की जो कण्वाश्रम की कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में वर्णित है। मैं यहाँ पे उसको छोड़ रहा हूँ, मगर हमारा सब्जेक्ट जंगल है तो उसी पे रहते हैं। चौकी घाटा से निकलकर हमने एक प्राचीन जलाशय पर स्नान भोजन किया, फिर वहाँ से 4-5 मील चलकर खैरवन की तरफ आ गए और यहाँ से मचान और हमारे वडदादा ज़्यादा दूर नहीं थे। सीधा मार्ग छोड़कर यूँ ही भटकते हुए चले, मगर जानते थे इस एरिया को, जानते हैं खैरवन को और भटकेंगे नहीं। तभी अचानक किसी बारहसिंगे का बड़ा ही भयंकर सा शब्द आया, आवाज़ आई। सामान्यतया बारहसिंगे का जो आवाज़ होती है वो भयंकर नहीं होती है, लेकिन जब कोई बाघ या बघेरा उसके पीछे होता है तो वो बहुत ही भयंकर रूप से डकराता है, आवाज़ निकालता है, तो वो शब्द उसका बड़ा भयंकर सा हो जाता है। मामला बहुत ही रहस्यमय सा जान पड़ा, इसलिए उधर ही कदम बढ़ा दिए जिधर से आवाज़ आई थी। सामने ही पहाड़ियाँ थीं, दौड़ते दौड़ते उन पर चढ़ गए और 600 फुट ऊंचे एक शिखर पर चढ़कर देखा मामला क्या है। मगर वहाँ तो जिसको खोजने आए थे वो तो नहीं मिला, लेकिन एक दूसरा ही दृश्य देखने को मिला। सामने ही एक खूब चौड़ा पहाड़ी नाला पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा था और उसके दोनों तरफ सघन वन इस तरह छा गए थे कि उनके पार क्या है ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। वो नाला अधिक गहरा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा फुट या 2 फुट पानी उसमें रहा होगा। उस नाले के शीतल प्रवाह में कोई 50-60 हाथी जल का आनंद ले रहे हैं। ये देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कितने ही हाथी स्नान का आनंद ले रहे थे, कितने ठंडी और गीली रेत में लेटे हुए थे और कहीं कोई मात्र हथनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उनमें कितने ही नर थे और कितनी सारी मादाएं थीं। कुछ तो अभी बहुत ही छोटे बच्चे थे जो कि अभी ठीक से चल भी नहीं पाते थे। इनसे 10-12 हाथ दूर एक विशालकाय भारी भरकम हाथी चुपचाप खड़ा था। शायद ये यूथपति होगा, शायद ये इस झुंड का मालिक होगा। उसके लंबे लंबे दांत तीसरे पहर की दोपहर की धूप में बहुत अच्छी तरह से चमक रहे थे। एक ऊंचे वृक्ष की छाया में खड़ा वो अपनी सूंड हिला रहा था। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा ये वही विख्यात कुख्यात इक्कड़ हाथी है। अंजन वन का वो जो खूंखार हाथी था, खूनी हाथी था, जिसका यहाँ पे एक दूसरे हाथी के साथ मल्ल युद्ध लड़ाई हुई थी और इस हाथी की एक प्रेमिका रही थी दूसरी हथनी, जिसने इसको अनेकों बार बचाया भी था। मैं उसे पहचानने की कोशिश ही कर रहा था कि शाम जो है, जो हमेशा उपद्रवी स्वभाव का है, उसको ना जाने क्या सूझा। मैं बाइनोकुलर लगा के अभी तक उस हाथी की पहचान ही कर रहा था और उसकी उस प्रेमिका हथनी को भी देख रहा था, वो जो दूर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सामने मेरे ही पास खड़े होकर एक जोर से मुंह पे हाथ लगा के आई ओ ऊ की करके एक बहुत तेज़ आवाज़ निकाली और अचानक बहुत सारे काले पहाड़ पानी को उछालते हुए और भागने लगे। भगदड़ मच गई वहाँ पे और शाम ने जो उपद्रव शुरू किया था, बस बिना सोचे समझे हम भी सब उसके साथ ही हो लिए और कोलाहल करते हुए हाथियों के झुंड को दौड़ाए जा रहे थे। हमारे सामने ही गीली रेत पर विश्राम करती एक हथनी अपनी सूंड में एक बच्चे को उठाया उसने और भाग खड़ी हुई। बड़ा ही विचित्र सा दृश्य था और जैसे जैसे कोलाहल बढ़ रहा था उस हथनी की रफ्तार भी बढ़ रही थी। वो भी तेज़ स्पीड से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती, अपने झुंड से उसको बिछड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-3 मन के बच्चे को उठाकर भागना उसके लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन रहा था। उसकी जो गति थी वो भी अपने झुंड के बाकी हाथियों से
बहुत ही कम रह गई थी। लग रहा था कि उसे फैसला करना पड़ेगा कि उसे बच्चे को लेकर भागना है या इसे छोड़कर अपनी जान बचाए। दुविधा में थी कि क्या करे। बच्चे को उठाकर भागना उसे बहुत ही महंगा पड़ रहा था। वो चाहती तो अब भी बच सकती थी अपने काल्पनिक भय से जो हाथियों को हो गया था। भय वास्तविक नहीं था, काल्पनिक था, शाम की आवाज़ करने से उत्पन्न हुआ था। मगर उनके लिए तो वो वास्तविक था, क्योंकि पूरा झुंड भाग रहा है। तो हथनी के मन में विचार चल रहे हैं वो अब भी बच सकती है। अगर वो बच्चे को वहीं छोड़ दे और तेज़ी से भागे तो अब भी वो अपने झुंड से जा मिलेगी। मगर वो फैसला नहीं कर पा रही है, निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। अब वो काफ़ी पीछे रह गई थी और लग रहा था कि अब बच्चे का परित्याग करने के अलावा कोई दूसरा चारा उसके पास बचा ही नहीं है। तभी हमने देखा कि पास में एक गड्ढे में उसका बच्चा गिर गया है और हथनी आगे निकल गई है। समझ में आ गया कि उसने बच्चे को या तो गलती से या जानबूझकर उस गड्ढे में गिरा दिया है और शायद उसका इरादा है कि बाद में आके मैं इसको इस गड्ढे से निकाल लूँगी। हमारा पूरा ग्रुप कोलाहल करता हुआ, आवाज़ें निकालता हुआ हाथियों के पीछे भाग रहा था। इसलिए हम ये दृश्य देख भी पाए कि हथनी ने गड्ढे में बच्चे को छोड़ दिया है। इस तरह से कोलाहल करते हुए 50-60 परेशान भागते हुए हाथियों का पीछा करना खतरे से खाली नहीं था। ये बहुत ही संकट में भी डाल सकता था। मगर इस समय हमें बिल्कुल कुछ भी विचार करने की क्षमता नहीं थी। हम लोगों में और हथनी में ज़्यादा दूरी नहीं थी। शायद इसी से व्याकुल होकर उसने अपने बच्चे को उस गड्ढे में छोड़ दिया है, या फिर गलती से ऊंचा नीचा पैर पड़ने के कारण उसका बच्चा उसमें गिर गया। उसे रोक के देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि पीछे पीछे कोलाहल बढ़ता जा रहा था। हमारा विचार था कि उसने इसे जानबूझकर ही गड्ढे में छोड़ा है। कारण कुछ भी रहा हो, मगर जल्दी ही हम बच्चे के सिर पर जा पहुँचे। इस बीच हथनी किधर गायब हुई कुछ पता नहीं चला। मेले में खोए हुए बच्चे की तरह वो शिशु अपनी माँ को पुकार रहा था, विलाप सा कर रहा था, रो रहा था। उन्हें गड्ढे में जो पत्थर वगैरह पड़े थे और मिट्टी थी उन पे वो बार बार अपना सर पटक रहा था। हृदय के किसी कोने में एकदम ये आवाज़ उठी कि हमने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है। एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया है। ये तो दूध पीने वाला बालक है। बिना सोचे समझे ये जो हमने उपक्रम किया। जोर से चिल्लाकर कहा, ठहरो श्याम, बच्चे को हाथ ना लगाना। मगर वहाँ कौन सुनता है। मना करने से पहले ही रस्सियाँ डालकर बच्चे को बांधकर ऊपर निकाला जा चुका था। और जब वो खुशी से नाचते हुए उसे लेकर मेरे पास तक पहुँचे, मैंने कहा, अरे ये क्या कर डाला श्याम, तो तुम क्या चाहते हो, इसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता, शेर का शिकार बनने के लिए? मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि ये शेर का शिकार नहीं बनेगा। हथनी दूर नहीं गई होगी, हाथी कहीं पास में छिप कर खड़े होंगे और वो आकर इसको ले जाएंगे। तुम्हारा ये अनुमान ही तो है। उसने कहा, यह भी तो हो सकता है कि हाथी डर के भाग गए हों और दूर निकल गए हों। ऐसी अवस्था में भी क्या तुम्हारी सलाह है कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए? उत्तर नहीं दिया, केवल अनमना होकर उनके साथ चलने लगा। हाथी का बच्चा था, इंसान का बच्चा तो था नहीं। वो कभी सीधा चलता, कभी इठलाता हुआ मचलने लगता। तब उसकी पीठ पर 2-4 धौल लगाते, तब वो चलता। कभी कभी हट पकड़ लेता, आगे बढ़ता नहीं तो उसे धकेलते हुए। इसी तरह हम धीरे धीरे मचान की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये अच्छी तरह पता था कि हाथी का बच्चा है और इसको बहुत सारे दूध की आवश्यकता पड़ेगी। भूख का प्रबंध तो पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए तरुण और कुमार को पहले से ही दूध का प्रबंध करने के लिए भेज दिया गया था। यहाँ से कोई मील भर दूर आगे गुज्जरों का डेरा था, जिनके पास भैंस वगैरह होती है। वहाँ से कम 2 बाल्टी दूध का प्रबंध करने के लिए उनको कह दिया गया था। मचान पर पहुँचते पहुँचते 6-6:30 बज गए होंगे। तभी दूर से उन दोनों को 2 बाल्टी दूध लेकर आते हुए देखा तो सारी चिंता फिक्र मिट गई। फिर सभी हाथी के बच्चे को घेर के खड़े हो गए और उसके सामने बाल्टियाँ रख दी। पहले तो वो थोड़ा सा शिष्टाचार सा दिखाने लगा, ना नुकर करने लगा, लेकिन उसके बाद फिर उसने 2 ही घूंट में पूरे क्षीर सागर का अंत कर दिया। सारा दूध कुछ ही मिनटों के अंदर वो हाथी का बच्चा पी गया। वहाँ पट्टे, तूने माँ का दूध नहीं लाया, यह कहते हुए शेखर ने उसकी पीठ पर 2 धौल धब्बे मार दिए। संध्या वदन करते करते और भोजन करते करते सूर्यदेव का 7 घोड़ों वाला रथ पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गया। अंधेरा होने से पहले बच्चे का प्रबंध हो जाना भी आवश्यक था। तो अंत में यही तय किया गया कि बच्चे को नीचे ही पेड़ के तने से बांध दिया जाए और रस्सियाँ थोड़ी लंबी कर दी जाए, इतनी कि वो हिलडुल सके, लेकिन रस्सियाँ छुड़ाकर जंगल में ना भाग सके। मगर शेर की तरफ से संदेह तो रह ही गया था। हम सबके मचान पर चढ़ जाने के बाद रात के अंधेरे में शेर के बाघ के इधर आ निकलने में और हाथी के बच्चे के उसके द्वारा मारे जाने में कोई भी आश्चर्य नहीं था। इसलिए निर्णय किया गया कि 3 जनों को मचान पर भेज देते और बाकी 5 लोग नीचे ही बैठकर उसका पहरा देंगे। 3 लोगों को मचान पर इसलिए भेजा गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से उनको ऊपर
खींचा जा सके। रात के अंधेरे के साथ ही जंगल की भीषणता बढ़ने लगी। 10 बजे तक तो सभी लोग बातचीत करते रहे, जागते रहे। 10 बजे के बाद पहरा बिठा दिया गया। 2 जने जागते और 3 जने सोते। 2 घंटे बाद पहरा बदल दिया जाता। इसी तरह रात बीतने लगी। तब शायद 2 बजे का वक्त रहा होगा। आनंद और शेखर पहरा दे रहे थे कि अचानक शेखर ने झटक कर मुझे जगा दिया और धीरे से कहा, हाथी आ पहुँचे हैं। हाथी? बहुत ही अचंभे में मैंने कहा, हाथी का तो स्वप्न में भी गुमान नहीं था, हमें तो शेर का भय था, ये हाथी कहाँ से आ गए। तुरंत ही सारे कैंप को जगा दिया गया। मशालें जला ली गई और तेज टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा जाने लगा कि वे कहाँ तक आ पहुँचे हैं। देखा केवल फर्लांग भर दूरी हाथियों का झुंड धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि मशालों की रोशनी और टॉर्चों की लाइट ने उन्हें चकाचौंध कर दिया था, तो इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन उनका बढ़ना रुक गया था, ऐसा नहीं था। वो बढ़ रहे थे, माथा झुकाए, धीरे धीरे स्थिर गति से बढ़े चले आ रहे थे। भाग्य अच्छे थे, मचान वालों को जगाना नहीं पड़ा। बिना कहे ही उन्होंने टोकरा नीचे उतार दिया और आनंद और शेखर क्षण भर में ही मचान पर जा पहुंचे। टोकरा फिर दोबारा उतरा। इस बार बिहारी और मैं बैठे और जल्दी से मचान पर पहुंच गए। तीसरी बार फिर टोकरा उतरा और जैसे ही श्याम उसमें बैठा, वट दादा के नीचे हाथियों की भगदड़ कोलाहल सुनाई देने लगा। तुरंत ही रक्षा के सभी यथासंभव उपाय किए गए। जल्दी से 5-6 मशालें रस्सियों में बांधकर नीचे लटका दी गई टोकरे के चारों तरफ, ताकि टोकरे को हाथी नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके अलावा ऊपर से पत्थरों की जो बारिश की जा रही थी वो अलग। मगर इतने पर भी टोकरे की रक्षा नहीं की जा सकी। अभी टोकरा आधे रास्ते ही पहुंचा था। एक मनचले हाथी ने मशालों की परवाह ना करते हुए टोकरे को पकड़ लिया और जैसे उसने खींचा, रस्सी टूट गई और टोकरा हाथियों के बीच में जा गिरा और एकदम हाथी सारे उस पर टूट पड़े और उसे कुचलने लगे। एक ही क्षण में उन्होंने टोकरे का कचूमर निकाल दिया। दृश्य इतना भयानक था कि देखा नहीं जा रहा था। तभी अचानक वट दादा की डालियों में से कोई चीज मचान पे आके गिरी। देखा तो श्याम था। अवाक रहकर कहा, श्याम तुम? श्याम ने हाँफते हुए कहा, हाँ। भाग्य अच्छे थे कि मैं बच गया। सच पूछो तो ये हाथी लोग बहुत ही उजड्ड और गंवार होते हैं। अभी टोकरा ऊपर चढ़ ही रहा था कि एक गधे हाथी ने उसे पकड़कर नीचे खींच लिया, मगर पास में ही वट दादा की मोटी दाढ़ी लटक रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया और जल्दी से चढ़कर ऊपर आ गया। मगर भाई आनंद तो तब आया होगा जब इतने सारे हाथी उस खाली टोकरे पे टूट पड़े और जब बाद में देखा होगा कि अरे ये तो खाली है, कहकर अपनी रसिकता पर वह खुद ही हंसने लगा। मैंने कहा, आज तुम्हारी स्थिर बुद्धि और जिम्नास्टिक ने सही वक्त पर साथ दिया तुम्हारा, वरना शाम आज तो। लेकिन हाथी अब वृक्ष के नीचे से टलने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी मनोवृत्ति शायद ये थी कि बच्चे को छुड़ा के ले जाएं। इस बारे में हम भी उनसे सहमत थे, मगर मुश्किल ये थी कि बच्चा हाथी जो था वो रस्सियों के चक्रव्यूह में इस तरह उलझा हुआ था कि उससे छुड़ा के ले जाना हाथियों के बस में नहीं था। इधर हाथियों के स्वभाव को देखते हुए ये भी संभव नहीं था कि हम लोग नीचे उतर के उस बच्चे को खोल दें। हाँ, शुरू में जब हाथी आ रहे थे, अगर उसी वक्त बुद्धिमानी का परिचय देते हुए हाथी के बच्चे को खोल दिया जाता तो शायद ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, मगर तब किसी को ये बात याद नहीं थी। अब तो बस यही था कि किसी तरह हाथी थोड़ी देर के लिए टले तो फिर काम बन जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि समस्या कैसे हल होगी। तभी बड़े ही विचित्र ढंग से इस समस्या का समाधान हुआ। अभी 10-12 मिनट से अधिक समय नहीं हुआ होगा कि तभी अचानक दूर से बाघ की दहाड़ने की आवाज़ आई और वटदादा के नीचे का पूरा एरिया खाली हो गया। सारे हाथी भाग गए, जंगल एकदम साफ हो गया। और ये तो हुआ ही, साथ ही एक और प्रश्न जो सदियों से चला आ रहा है उसका भी हमें जवाब मिल गया। प्रश्न वही पुराना, जंगल का राजा कौन, हाथी या शेर? इस सवाल का जवाब भी हमें तुरंत ही देखने को मिल गया, क्योंकि वटदादा के नीचे का पूरा मैदान जो हाथियों से भरा हुआ था वो बिल्कुल खाली हो गया था। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब में जो लिखा है कि व्हेन लास्ट कम्स टू द लास्ट, जंगल का राजा हाथी है, ये बात उनकी सर्वथा गलत जान पड़ी। अपनी आंखों से देख लिया कि जंगल का राजा टाइगर ही है, शेर ही है, बाघ ही है। शेर की दहाड़ से हमारा कोई विशेष उपकार हो गया हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि हाथी चले गए वो तो सही है, मगर अब ये समस्या आ गई कि इस बच्चे की जान कैसे बचाई जाए। हाथी जब तक थे उस बच्चे की जान को कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अब जो है हाथियों के जाने से और शेर के आने की संभावना से, उसके दहाड़े बता रही है कि वो नज़दीक है, अगर वो यहाँ आ निकले तो हाथी के बच्चे की जान को बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि हम पे भी संकट था, लेकिन बच्चे की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। अपने स्वभाव के अनुसार बाघ जो है
टोह लगाता हुआ, जांच करता हुआ कभी भी यहाँ आ निकल सकता है और तब उस बच्चे की जान को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए फिर वृक्ष से नीचे उतरकर पहरा देना फिर दोबारा से आवश्यक हो गया। 4 जने नीचे उतरने ही जा रहे थे कि तभी आवाज़ आई, ऊपर ही रहो जी, हाथी का बच्चा खुल गया था, मैंने फिर बांध दिया है। अरे ये कौन है, नीचे कौन उतर रहा है? अरे अब जब खुल ही गया था तो उसे खुला ही रहने देते, बांध क्यों दिया? खैर अब जल्दी से ऊपर आ जाओ, हाथी आ पहुँचे हैं। आ पहुँचे तो हम ही कौन सा पीछे हैं। और जैसे ही वो मचान पे शाम आके धमका, वड़दादा के नीचे की ज़मीन एक बार फिर से काँप उठी, हिलने लगी। और इस बार हाथियों का आक्रमण पहले से ज़्यादा भयंकर था। उन्होंने वहाँ पे पूरा कोलाहल कोहराम मचा दिया। वड़दादा वृक्ष की जो लंबी लंबी डालियाँ लटकी हुई थी चारों तरफ, उन्होंने उन डालियों को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। जिस डाली पे हम लोगों की मचान बनी हुई थी, उस डाली से भी बहुत सारी डालियाँ लटकी हुई थी। हाथियों ने उनको भी पकड़ के हिलाना और खींचना शुरू कर दिया। और मचान पे जैसे एक तूफान सा आ रखा था और ये डर हो गया कहीं टहनी ना टूट जाए। और मचान पे एक चिरस्थायी भूकंप सा आया हुआ था। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। हाथियों का सारा विद्रोह वड़दादा की दाढ़ियों की तरफ ही था। तो वड़दादा को कितना कष्ट पहुंचा होगा हमारे कारण, ये आप सोच सकते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे हो? ध्यान आया कि प्राचीन भारतीय युद्ध पद्धति में एक दोष था। वो दोष ये था कि अगर राजा, सेनापति जो मेन है, अगर वो घायल हो जाता है या मैदान छोड़ के भाग जाता है तो पूरी सेना के पांव खड़ जाते हैं। और ये बात हाथियों के झुंड पे भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो पहचान की जाने लगी कि इस झुंड का यूथपति, वो जो 2 दांत वाला भारी भरकम शरीर वाला हाथी कहाँ है। और जब उसे पहचान लिया गया तो तुरंत 2-4 मशालें उसकी तरफ भेजी गई। और जब उसकी पीठ पे 2-4 मशालें लगी और उसकी पीठ जली, एक ऊंची चिंगाड़ उसने मारी और मैदान छोड़कर भाग गया। बस इसके आगे का काम ज़्यादा कठिन नहीं था। बच्चे हुए हाथियों को खदेड़ने में हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी। अपने स्वभाव के अनुसार वो खुद ही भाग खड़े हुए। लेकिन एक हाथी अभी तक भी नहीं भागा था, दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। समझ में आ गया कि ये हाथी और कोई नहीं, इस बच्चे की माँ है और ये जाने को तैयार नहीं है। अब जब तक ये वहाँ से नहीं हटेगी, हम लोग नीचे उतर के उस बच्चे को खोल भी नहीं सकते थे। पहली बार तो हम उसके बच्चे को लेके भागे, लेकिन इस बार हमारी इच्छा ये है कि हम बच्चे को खोल दें। लेकिन ये बात उस हथनी को कैसे समझाएं? अब वो अड़ी खड़ी है, उसका पूरा इरादा है कि अपने बच्चे को छुड़ा के ले जाएगी। हमारे बिना उसका ये इरादा पूरा नहीं हो सकता और हमारी सहायता वो लेना नहीं चाहती। हम उसे सहायता दें तो कैसे दें? बच्चे को बंधन मुक्त कर देने के लिए शाम कई बार पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश की। हर बार हथनी ने उसे उतरने नहीं दिया। वह शाम बार बार नीचे उतरने की कोशिश करता, सूंड उठाकर उस पर झपटती और वो वापस ऊपर आ जाता। कुल मिलाकर परिस्थिति बहुत ही विचित्र हो उठी थी। हथनी और हमारा उद्देश्य सेम था, एक ही था, लेकिन उसके बावजूद हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। अपनी जान को खतरे में डालकर बार बार नीचे उतरने की चेष्टा शाम शायद इसलिए भी कर रहा था कि सारे उपद्रव का नेतृत्व उसने ही किया था। पर आवाज़ लगा के हाथियों को भगाना और फिर वो जो बच्चा छूट गया था उसको उठा के लाना, इस सारी घटना का, इस सारे षड्यंत्र का नेतृत्व शाम ने ही किया था। और शायद वो अपने उसी अपराध का पश्चाताप करने की कोशिश में बार बार अपनी जान को खतरे में भी डाल रहा था। खैर, जब प्रभात का हल्का हल्का लाल रंग का सूर्य पहाड़ के ऊपर दिखने लगा तो हम लोग नीचे उतरे। हथनी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। नीचे उतरने के बाद काफ़ी देर तक उसकी आहट लेने के बाद समझ में आ गया कि हथनी रात भर इंतजार करने के बाद आखिर में हार मानकर बेचारी चली गई है, बच्चे को छोड़ के चली गई है। मगर जाते जाते माता का दिल नहीं माना, जाते जाते वो इसको अंतिम दूध पिलाना भी नहीं भूली है। और हाथी के बच्चे को चेहरे को देखकर समझ में आ गया था कि माँ बेटे का पुनर्मिलन हुआ था। और बच्चा रात भर रोता रहा है और माँ के जाने के बाद तो और भी ज़्यादा रोया है, क्योंकि उसके सारे आँखों के आसपास आंसुओं के सूखे हुए निशान थे। और शायद उसकी माता भी दूर कहीं बैठी उसके वियोग में रो ही रही होगी। ये सब सोचकर मन बहुत ही करुणा और पश्चाताप से भर उठा और सोचा, हाथियों के पगमार्क से, पद चिन्हों से पता चल जाएगा कि हाथी किस दिशा में गए हैं। चलते हैं, उनका पीछा करते हैं और इस बच्चे को वापस उनको सौंप देते हैं। माँ का और बच्चे का पुनर्मिलन हो जाएगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। निश्चय किया कि जैसे भी बने बच्चे को उसकी माँ को सौंप दिया जाएगा। चलते हैं, देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं बैठी होगी। स्नान वगैरह से निवृत्त होकर और कुछ हल्का जलपान करके जैसे ही हाथी के बच्चे को लेकर चलने को तैयार हुए, तभी दूर से 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ रेंजर साहब आते हुए दिखाई दिए। नमस्कार किया उन्होंने
क्योंकि मेरे पूर्व परिचित थे, पहले से परिचित थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, निधि बाबू, आप तो जानते हैं जंगल के कानून को। जंगली हाथियों के संबंध में वन विभाग का जो नियम है, आप तो निधि बाबू उसको अच्छी तरह से जानते हैं। फिर इस हाथी के बच्चे को लिए कहाँ चले? जंगल की धरोहर को जंगल में ही छोड़ आने का विचार हो रहा है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, मगर हाथी अब इसे क्यों स्वीकार करेंगे? अब इसके भाग्य में शेर का आहार बनने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा है। हमारे रहते शेर का आहार बनने की बात तो कुछ समझ में नहीं आती। और फिर इसकी माँ और बाकी हाथी रात भर यहीं थे, अभी सुबह ही विदा हुए हैं। अगर ढूंढा जाए तो सहज में मिल जाएंगे, फिर बच्चे को उनके हवाले किया जा सकता है। मैंने कहा, नहीं, सरकारी नियम के अनुसार यह बच्चा वन विभाग की संपत्ति है। बाद में विभाग जैसा भी आदेश देगा वैसा किया जाएगा। 2 महीने बीत गए। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उस हाथी के बच्चे के संबंध में कुछ भी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी। तभी एक दिन गांव के एक चरवाहे ने आकर सूचना दी, खैरवन की घाटी में बहुत दिन तक लगातार भूखे रहने के कारण एक हथनी की मृत्यु हो गई है। उसने अपनी आंखों से हथनी का शव देखा है। तुरंत सारे काम छोड़कर चरवाहे के साथ चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो वही हथनी है जिसके बच्चे को हम उठा लाए थे, और बच्चे के वियोग में तड़प तड़प कर उसने उसी स्थान पर खड़ी रही और उसने अपने प्राण त्याग दिए और अपने शरीर को यहाँ गिद्धों और कौवों के नोचने के लिए छोड़ दिया है। लोगों ने बताया कि जहाँ पर इसका शव पड़ा है, इसी स्थान पर ये लगभग 1.5 मास तक बिना कोई अन्न जल ग्रहण किए हुए ये हथनी यहीं खड़ी रही। और ना जाने कौन रोज़ ही इसके लिए पास के गड्ढे में पानी, फल फ्रूट और पत्ते रख दिया करता था। कभी भी उनको छुआ तक नहीं, और एक दिन प्राण त्याग दिए। उधर जंगल वाले भी उस हाथी के बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए। उनका दिया हुआ दूध पानी वगैरह उस बच्चे ने छुआ तक नहीं, और अपनी अंतिम सांस तक माँ को पुकारता हुआ वह बच्चा, अंत में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। मन बहुत ही पश्चाताप से भर उठा कि हमारी एक छोटी गलती कितनी भारी कीमत उस हथनी को और उस बच्चे को चुकानी पड़ी। तो गाइज़, ये भी एक सीख मिलती है कि जंगल में जंगली क्रियाकलाप जो भी होते हैं तो हमें उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थिति है, जंगल की कार्यवाही है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी तरफ से उसमें दखल देना सर्वथा अनुचित है। चरवाहा अभी ये सब समाचार सुना ही रहा था कि एक हाथी आकर पास में खड़ा हो गया। देखा तो ये वही खूनी हाथी था, मगर शायद अब इसमें वो खूनीपन रहा नहीं, क्योंकि हमें देखने के बाद भी, हमारे पास ही खड़ा होने के बाद भी वो हम पे झपटा नहीं। देखा, सूंड उठा के ना जाने वो आकाश में क्या कह रहा है। सब कुछ समझ में आ गया कि शायद यही वो खूनी हाथी है और ये उसकी प्रेमिका है। इसी प्रेमिका ने उस खूनी हाथी की अनेक अवसरों पर जान बचाई थी। वो एक अलग कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। सूंड उठाकर उस हाथी ने अपनी मृत प्रेमिका के लिए शायद प्रार्थना की और फिर वो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। तो गाइज़, ये कहानी है हथनी माता और उसके बच्चे की, करुणा और प्यार से भरी हुई, जिसमें माता और पुत्र दोनों ही अपने प्राण दे देते हैं एक दूसरे के वियोग में। गाइज़, आपको कहानी कैसी लगी? श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की ये कहानी थी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक दीजिएगा, गिव इट ए थम्स अप। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछला वीडियो आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में आप लोग और ज़्यादा अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारा नॉलेज मुझे है, हम सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। आप अपनी बात रखिए। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल में खाली ये ना हो कि मैं एक कहानी सुनाऊँ या मैं जंगल की बातें करूं और आप लोग सुने। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ कहें, मैं भी सुनूं। आपके विचार भी आप अपने कमेंट में रखिए। आप चाहें तो एक वीडियो की शक्ल में अपना कमेंट भेज सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने कमेंट, अपनी बातें उसमें रख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो मैं उसे वीडियो में शामिल भी करूँगा। मैं चाहता हूँ इस चैनल पे ऐसा ना हो कि खाली मैं ही बोलूँ और आप सुने। आप भी बोलें, हम मिलकर अपने विचार व्यक्त करें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।